म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं और एक प्रोफेशनल बंदा आपके इस पैसे को मैनेज करता है, जहां पे आपका वो पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके आपको एज अ रिटर्न प्रॉफिट कमा के देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है, इन सारी ही टर्म्स यानी कि SIP, लमसम, NAV, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्स, म्यूचुअल फंड के क्या CAGR और XIR रिटर्न्स होते हैं और प्रॉस कॉन्स सब कुछ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है? म्यूचुअल फंड तो आपने समझ लिया, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जहाँ पे कई सारे मिक्स ऑफ एसेट्स की एक होल्डिंग बनाई जाती है अदर इन्वेस्टर से पैसे लेकर। लेकिन AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करती है, जहां पे म्यूचुअल फंड के सारे डिसीजन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेती है जो कि अपनी एक फीस कमाती है और आपको प्रॉफिट कमा के देती है। म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली वही काम करती है जो काम हम लोग नहीं कर पाते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो 10,000 रुपये तो आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टॉक 50,000 का है लेकिन वो फंडामेंटल वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहा है, तो आपके पास तो 50,000 है नहीं। लेकिन अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को वो पैसा देते हैं और 5 लोग आपकी ही तरीके 10-10 हज़ार रुपये देते हैं, तो 50,000 का वो स्टॉक म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद सकती है और आप लोग को प्रॉफिट कमा के दे सकती है स्प्लिट करके। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी काम करती है। जो काम आप नहीं कर पाते स्टॉक मार्केट में, वही काम आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी करती है। अब हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 6 टर्म्स को समझेंगे जो कि आपका समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहला आता है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप ये समझिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जहाँ पे आप प्री डिफाइंड इंटरवल में अपना पैसा हर मंथ म्यूचुअल फंड में डालते हैं। ये SIP जो होती है इतनी सही लोग क्यों बताते, इसकी एक वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। SIP सबसे पहली बात तो ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग लाती है कि हर मंथ आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, और इससे जो मार्केट की वॉलीटिलिटी होती है उसके आप जो मतलब लॉस है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। मार्केट में हमेशा तेजी नहीं बनी रहती है, हमेशा बंदी नहीं बनी रहती है। मार्केट के रिटर्न्स को आप ओवरकम करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नंबर सेकेंड, लमसम। लमसम का मतलब ही ये होता है कि एक ही बार में पैसा डाल देना। तो लमसम और SIP एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से की जाए तो दोनों ही बहुत अच्छी होती है, बट लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस यही है कि आप SIP की तरफ जाए ना कि लमसम की तरफ। नंबर 3 इज NAV। NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिसको हम लोग पर शेयर मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अपने पास बनाते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको बदले में NAV देती है, ना कि स्टॉक्स देती है। तो कि वही एग्जांपल वही अगर आप समझे तो स्टॉक्स जैसे कि किसी एक के पैसे से तो खरीदे नहीं जाते, मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसे से स्टॉक खरीदे जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको देती है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास म्यूचुअल फंड कंपनी के कितने एसेट्स हैं। नंबर 4, एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सारे खर्चे लगते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के, जैसे कि मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस और कई सारे। यही एक्सपेंसेस आपसे लिए जाते हैं एज अ एक्सपेंस रेशियो, जो कि रेगुलर बेसिस पे लिए जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड NAV से। नंबर 5, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। एंट्री लोड मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं उसके पैसे, और एग्जिट लोड मतलब जब आप म्यूचुअल फंड से निकलते हैं उसके पैसे। हाउएवर 2009 के बाद से कई सारी म्यूचुअल फंड के कंट्रीज ने अपने एंट्री लोड को पूरी तरीके से हटा दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। और एग्जिट लोड आज भी लगाया जाता है। एग्जिट लोड का सीधा सा इनका कहना यह है, डिस्करेज किया जाता है इन्वेस्टर्स को अर्ली निकालने से और जल्दी विड्रॉल करने से, जिससे कि ये लोग मार्केट का एडवांटेज ना उठा सके पूरा और इनको एक एग्जिट लोड देना ही पड़े। वाइल अभी भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिनमें कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं किया जाता है। नंबर 6, टैक्स। जहाँ पे जनरली म्यूचुअल फंड में 2 ही तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। पहला कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का तो मतलब वही है कि कैपिटल आपको गेन हुआ है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी कि डिविडेंड पे जो गेन हुआ उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टोटल 38 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं जिसे हम लोग समझने वाले हैं।
नंबर एक और सबका फेवरेट, इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जहाँ पे आपका पैसा स्टॉक्स में लगाया जाता है जिनमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। यहाँ पे रिटर्न्स भी काफ़ी हाई मिलते हैं, लेकिन उसी के साथ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नंबर सेकंड, डेट फंड्स। डेट फंड्स वो जगह होती है जहाँ पे आपका एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आपका पैसा लगाया जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स। यहाँ पे आपको स्टेबल रिटर्न्स ऑफर किए जाते हैं बहुत ही कम रिस्क के साथ। नंबर थर्ड, हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जहाँ पे इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन करके एक फंड बनाया जाता है, जहाँ पे आपका रिस्क और रिटर्न बहुत ही बैलेंस होता है। नंबर फोर, मनी मार्केट फंड। यहाँ पे आपका पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में, जहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है। नंबर फिफ्थ और सबका प्यारा, इंडेक्स फंड। जहाँ पे स्पेसिफिकली इंडेक्स की ही मार्केट में पैसा डाला जाता है और वहीं के रिटर्न्स यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाते हैं। नंबर सिक्स, सेक्टर फंड्स। जहाँ पे आपका पैसा स्पेसिफिकली एक सेक्टर में डाला जाता है और उन्हीं के रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई और रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया और कई सारी। नंबर सेवन, टैक्स सेविंग ELSS फंड। जहां पे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन ऑफ 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इन फंड्स को आपको लॉक इन पीरियड के अंदर ही रखना पड़ता है, जो कि जनरली 3 साल का होता है। नंबर 8, बैलेंस्ड फंड। जहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने हाइब्रिड फंड्स के बारे में बताया था। इनका काम भी सिमिलर वैसा ही है, जहाँ पे ये लोग इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनका रिस्क मॉडरेट होता है ताकि इन्वेस्टर्स को बहुत हार्म ना पहुँचे। नंबर 9, ग्लोबल एंड इंटरनेशनल फंड्स। जहाँ पे ये कंपनीज इन्वेस्ट करते कंट्री के बाहर के एसेट्स में, जहाँ पे आपको मिलती है ग्लोबल एक्सपोजर की सारी सर्विसेज। नंबर 10 और सबसे अच्छा टाइप, लिक्विड फंड्स। जहाँ पे शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ की लिक्विडिटी तो काफ़ी हाई होती है बट रिस्क काफ़ी कम होता है। नंबर 11, गिल्ट फंड। जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही पैसा लगाया जाता है, जहाँ का रिस्क काफ़ी कम होता है। नंबर 12 एंड सबसे यूनिक तरीका इन्वेस्ट करने का, आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है जैसे कि मैं इंडिया में बैठा हूँ एग्जाम्पल के लिए और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ US क्लाइंट्स के लिए, तो मैं US डॉलर में पैसे कमा रहा हूँ ना कि इंडियन रुपी में। ऐसे ही आर्बिट्रेज फंड्स का भी काम होता है डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना। नंबर 13, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इसमें पोर्टफोलियो में मिक्सचर किए जाते हैं अलग अलग मार्केट कंडीशंस में, इसीलिए इसका नाम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। नंबर 14, फोकस फंड। अब हम लोग ने जिस तरीके से सेक्टर फंड्स के बारे में बताया था, काम उनका उसी तरीके से, बट ये लोग लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हायर रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। नंबर 15, थेमेटिक फंड्स। जहाँ पे एक स्पेसिफिक थीम या फिर किसी स्पेसिफिक ट्रेंड पे पैसा लगाया जाता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर। नंबर 16 और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंड, वैल्यू फंड। जहाँ पे ये लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करते हैं जिनका पोटेंशियल अच्छा होता है लॉन्ग टर्म में और जो आपको अच्छे गेन्स देता है। नंबर 17, कॉन्ट्रा फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो मार्केट में काफ़ी अच्छा अप्रोच रखते हैं और मार्केट ट्रेंड्स के अगेंस्ट इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 18, लार्ज कैप फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नंबर 19, मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स फोकस्ड होते हैं मिड साइज कंपनीज के लिए जिसमें अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ देखी जा सकती है। नंबर 20, स्मॉल कैप फंड्स। जहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है हायर ग्रोथ पोटेंशियल के लिए, बट इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर आपको ये तीनों ही अच्छी नहीं लगे तो आपके लिए नंबर 21 बना है मल्टी कैप फंड्स, जहाँ पे डाइवर्सिफाई किया जाता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को। नंबर 22, फोकस्ड इक्विटी फंड। जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स लिए जाते हैं एक स्पेसिफिक थीम को मद्दे नजर रखते हुए। नंबर 23, डिविडेंड यील्ड फंड, जिनका एम ही यही होता है कि ये लोग हाई डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को पिक करते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। नंबर 24, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। जहाँ पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि कॉर्पोरेशन इशू करती है। नंबर 25, गवर्नमेंट के पास भी कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिनको ये फंड्स लेती हैं, जिनका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स। नंबर 26 और थोड़ा रिस्की तरीका, क्रेडिट रिस्क फंड्स। जहाँ पे क्रेडिट रिस्क होता है लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नंबर 27, मिनिमम ड्यूरेशन फंड्स। जहाँ पे आप मिनिमम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। नंबर 28, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डेट फंड्स में।
नंबर 29 शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, जहां पे आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब कुछ लोगों को काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना होता है, जनरली 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक के लिए, तो उनके लिए बना है नंबर 30 अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जहां पे वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 31 लो ड्यूरेशन फंड, इनका भी काम कुछ इसी तरीके का है, लेकिन इनका लो ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करने का काम है डेट फंड्स में। इनको शॉर्ट और लो ड्यूरेशन के साथ मैच मत कर देना। नंबर 32 फ्लोटर फंड्स, जहां पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में ही अपना पैसा फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 33 और एक बहुत प्यारा सा फंड फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, यानी कि FMPS, जहां पे डेट फंड्स में ही पैसा डाला जाता है, बट लेकिन वो फिक्स मैच्योरिटी डेट पे आपको पैसा मिल जाता है। ये दर्जनों ऑफ LICs और काफ़ी अच्छा फंड होने वाला है बाकी सारी चीज़ों से। नंबर 34 चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, जहाँ पे ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है आपके चिल्ड्रन के लिए। कई सारी बेकार सी पॉलिसीज चलती रहती जिनके रिटर्न्स भी अच्छे नहीं होते रिटायरमेंट के लिए या फिर पेंशन के लिए, इसीलिए म्यूचुअल फंड का एक और टाइप यानी कि नंबर 35 रिटायरमेंट एंड पेंशन फंड आया है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटायरमेंट को प्लान कर सकता है काफ़ी अच्छे रिटर्न से। अब अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपके लिए आता है नंबर 36 रियल एस्टेट फंड्स, जहाँ पे ये लोग रियल एस्टेट से रिलेट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब सोना खरीदना तो सबके बस की बात नहीं होती है, इसीलिए नंबर 37 गोल्ड फंड्स आया है, जहां पे गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा ये लोग डालते हैं। और फाइनली लास्ट नंबर 38 और मेरा सबसे फेवरेट टाइप कमोडिटीज फंड, जहां पे ये लोग कमोडिटीज में पैसा डालते हैं जो कि हम लोग नहीं डाल सकते हैं। सो ये हो गए फाइनली 38 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपने सही से देखा हो वीडियो को तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ही दोस्त के साथ इन्वेस्ट करना है उसी जगह पे जहाँ पे आपके दोस्त ने इन्वेस्ट किया है, या किसी के बाय और सेल रिकमेंडेशन में ही फंड्स लेने या NFO में पैसा डालना है। आपको अपने हिसाब से मैनेज करके देखना होगा और अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा फंड लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि विच फंड इज बेस्ट फॉर यू। सो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे वीडियोस में, लेकिन अगर आपको कोई भी फंड ना समझ आया तो वीडियो को बैक कर लेके एक बार उसे समझ लेना। वैसे तो ये कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप कितना कमाते हैं, कितना बचा सकते हैं, आपके फैमिली और रनिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं और कितने एग्जिस्टिंग लोन्स हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल लूँगा अच्छे तरीके से और आपको ये बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आपका टैक्स काफ़ी ज़्यादा आता है तब तो आप ELSS फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम रिस्क के साथ अच्छा इन्वेस्टमेंट देता है, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते, यानी कि जीरो नॉलेज रखते, तब तो आप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी भी फंड की तरफ जाइए। अगर आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना आता है या इवन आपको हाई ग्रोथ स्टॉक्स में भी पैसा लगा देते तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छी वेल्थ बन सकती है। इक्विटी फंड्स या डेट फंड्स की अब बात करूँ, हाइब्रिड फंड्स, ये 3 फंड्स ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें अगर आपको स्टॉक मार्केट की जीरो नॉलेज हो, यानी कि आपको कुछ भी नहीं पता, तब तो आप इन सब फंड्स की तरफ जाइए, नहीं तो मत जाइए। अब अगर आपको इन्वेस्टिंग का नॉलेज है और आप इन्वेस्ट करते रहते हैं और आपको पता है कि किस स्टॉक को पिक करना है, सो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बता देता हूँ। पहला, कमोडिटीज फंड, क्योंकि गाइज हम लोग कमोडिटीज में उतना अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए कमोडिटी फंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। आर्बिट्रेज फंड, क्योंकि हम लोग आर्बिट्रेज ले सकते हैं US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या कहीं पे भी इन्वेस्ट करके, सो ये भी एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। या अगर आपको किसी अच्छे सेक्टर पे आप बुलिश है तो आप वहाँ पे भी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ का नॉलेज ना हो और कई सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि आपको कितने समय तक इन्वेस्ट करना है और कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से भी अपना फंड ज़रूर से सेलेक्ट करें। और रिटायरमेंट और पेंशन फंड को भी ले सकते हैं अगर आपको ये सब चोचलों में नहीं पड़ना है जो कि बाहर फंड्स चल रहे हैं।
दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम लोग सीखने वाले हैं वो है CAGR रिटर्न और XIRR रिटर्न। CAGR रिटर्न होता है यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जहाँ पे यह देखा जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल कितने परसेंट से ग्रो कर रही है। और XIRR रिटर्न का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे यह देखा जाता है एनुअल रिटर्न कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट में अनइवन कैश फ्लोज के साथ और डेट्स के साथ। ऐसे तो म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सीधी सी बात है, आपके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, सो आपके लिए ये एडवांटेज हो सकता है। और अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं और सेविंग करना चाहते हैं तो आपके लिए डिसएडवांटेजेस उनके लिए है ये जिनको आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो तब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपको सारे एंट्री लोड, एग्जिट लोड और सारे पैसे भरने पड़ते हैं। दूसरा, अगर लॉस होता है तब तो आपको सारा लॉस लेना पड़ेगा, और प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। सो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। अब अगर आपको भी स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा बेसिक से एडवांस तक सीखना है, सो बाकी वीडियोस को ब्राउज करो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।